नमस्कार विद्यार्थियों, श्री अग्रसेन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में मैं तपन व्यास प्रवक्ता विज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस क्लास के अंदर जिस विषय और कोर्स को लेकर के चर्चा करेंगे वह कोर्स है आपका कोर्स नंबर 15 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके अंतर्गत हम यूनिट प्रथम पर चर्चा करेंगे। यूनिट प्रथम जो है आपके जो सिलेबस में दे रखी है वो है हेल्थ एंड बॉडी फंक्शनिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वास्थ्य एवं शारीरिक संरचनात्मक अवधारणाएं, जिसके बारे में पढ़ेंगे। कार्य रूप किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये आपने सुना होगा कि ये पहली नियामक जरूरत होती है कि पहला सुख निरोगी काया। जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा सुख क्या है, पहला सुख है कि हम हेल्दी रहें, हम फिट रहें। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस पेपर का चुनाव किया गया है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो किस चीज़ को लेकर के है कि सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो है स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ और फिटनेस को लेकर के। सबसे बड़ी बात होती है कि पुराने विद्वान हैं अरस्तु, उन्होंने कहा था हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ दिमाग जो है वो एक स्वस्थ शरीर के अंदर विकसित होता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो अच्छे प्रकार से कार्य करेंगी। यूनिट प्रथम जो है हेल्थ एंड बॉडी फंक्शनिंग की, उसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। हमारे जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर बहुत सारे तंत्र जो होते हैं वो काम करते हैं, और आप जानते हैं कि तंत्रों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से। सर्वप्रथम ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक से कोशिकाओं का, कोशिकाओं से अंगों और अंगों से आगे चल करके एक तंत्र का निर्माण होता है। और मनुष्य के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं, जिनमें से जिस तंत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे वह है सर्वप्रथम कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक आधारीय तंत्र है। इसके अतिरिक्त हम इसमें चर्चा करेंगे रुधिर प्रसंचरण तंत्र को लेकर के, श्वसन तंत्र को लेकर के, पेशीय तंत्रों को लेकर के। तो सारी चर्चाएं हम जारी रखेंगे जब तक हम हेल्थ और फिटनेस के लिए अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त की जो जीवन शैली है, हमारी फास्ट फॉरवर्डिंग जो लाइफ स्टाइल है, उसके अंतर्गत क्या है कि हम सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो होती है हमारी बॉडी। अब हम प्रारंभ करते हैं। हमारे जो मुख्य टॉपिक है आज का प्रारंभ का वो है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कंकाल क्या होता है? कंकाल क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है। ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। और जब हम बात करते हैं कि केवल बोन्स ही बोन्स नहीं होती हैं, इसके अंतर्गत क्या होती हैं? उपास्थियां भी पाई जाती हैं। और कंकाल तंत्र की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कंकाल एक अस्थियों का बना हुआ एक ढांचा है, और इसका जो कार्य होता है उस कार्य पर हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे कैसे कार्य करता है। इसके अतिरिक्त क्या है कि पूरा जब हम देखते हैं, पूरा जो हमारा बॉडी सिस्टम देखते हैं, कंकाल तंत्र देखते हैं, स्केलेटल सिस्टम ये दिख रहा है आपके लिए, जिसके अंदर फैट्स नहीं है, जिसके अंदर मसल्स नहीं है, केवल क्या है? हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है। सारी हड्डियां इतनी सारी हैं। आपको मालूम है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके शरीर के अंदर 306 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 306 हड्डियां होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है। और जब बच्चे का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगता है, तो इस शिशु का जब विकास रूप में आ जाता है, शिशु अवस्था में बह जाता है, तो हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? 270। और एक पूर्ण वयस्क जो मनुष्य होता है उसके अंदर ये हड्डियां जो होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और इन हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? 206। आप इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये एंडोस्केलेटन होता है, मनुष्य का अंतः कंकाल होता है।
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी कि इस कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक बोलते हैं हम अक्षीय कंकाल, जैसे को हम बोल देते हैं बाह्य कंकाल, ठीक है ना, बाह्य कंकाल जो है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल, और अनुबंधीय कंकाल को इंग्लिश में हम बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, और अक्षीय कंकाल को हम बोलेंगे क्या, एक्साइल स्केलेटन। इस प्रकार से इसको दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो एंडोस्केलेटन होता है, मनुष्य का जो अंत कंकाल होता है, उसका निर्माण अस्थियों से होता है। साथ साथ में कुछ इसके अंदर कार्टिलेज भी पाई जाती है। बोन्स तो होती हैं, इसके साथ साथ कार्टिलेज भी होती है, उपास्थि भी होती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि अस्थि और उपास्थियों में कितना सा अंतर है कि अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मजबूत होती हैं और कठोर होती हैं, बनस्पत किसके, उपास्थियों के। उपास्थियों के लिए हम करें बातचीत, उपास्थियां कैसी होती हैं, कोमल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। कार्टिलेज की हम बात कर रहे हैं, कार्टिलेज कैसी होती हैं, कार्टिलेज होंगी फ्लेक्सिबल होंगी। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर के दो मुख्य भागों से मिलकर के एक कंकाल का निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं अस्थि, दूसरे को बोलते हैं हम उपास्थि। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम अस्थियों की बात करते हैं और उपास्थियों की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत एक पदार्थ होता है, इसका नाम होता है मैट्रिक्स। ये आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे, इसका हम हिंदी में बोलते हैं आगात्री, आगात्री बोलते हैं। और आगात्री के अंतर्गत क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स की जब बात कर रहे हैं तो एक सघन कार्बनिक पार्ट होता है, एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है। इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत पाए जाते हैं मुख्यतः क्या, आगात्री के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो जमा हो जाता है, और ये मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, वो दृढ़ हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और कठोर हो जाता है। अस्थि की हमने जैसे बात की, अस्थि मजबूत और कठोर क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होते हैं। दोनों कैसे हैं, दोनों ही क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, संयोजी ऊतक हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आलम्बन के आधार पर होते हैं, तो आलम्बन प्रकार करने का कार्य प्रदान करती हैं अस्थियां और उपास्थियां। इस प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अस्थियों की, जब हम चर्चा कर रहे हैं अस्थियों की, तो अस्थियों की चर्चा में आप जानते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या पाई जाती है। अस्थियों के अंतर्गत कुछ गर्तनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं गर्तिकाएं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं लेक्यूनी। लेक्यूनी होती हैं जो अस्थि के अंदर पाई जाती हैं। उस लेक्यूनियम में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑस्टियोसाइट्स। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं, ये ऑस्टियोसाइट्स होती हैं जो किसके अंतर्गत पाई जा रही है, गर्तिकाओं में पाई जा रही है। कोई गर्तिकाएं किस में स्थित है, ये मैट्रिक्स में स्थित है, आधात्री में स्थित है। और मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं किसकी, उपास्थियों की बात कर रहे हैं, तो उपास्थि के अंतर्गत क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है इसकी जो लेक्यूनी होती है, गर्तिकाएं होती हैं, इन गर्तिकाओं में क्या पाई जाते हैं, इन गर्तिकाओं में जो पाई जाती हैं लेक्यूनी, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या बोलेंगे, क्योंकि इतना सही अंतर है, कॉन्ड्रियोसाइट्स उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और जो उपास्थि होती हैं, उपास्थि की जो लेक्यूनी होती है उसके अंदर जो सेल्स पाई जा रही है उनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये मुख्यतः अंतर अस्थि और उपास्थि के मध्य होता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि अस्थि के अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी उपस्थित रहते हैं। और अस्थि कैसी होती है, ज़्यादा ठोस होती है, कठोर होती है, जिसमें क्या है, मुड़ने का, टर्न होने का कैरेक्टर नहीं होता है। हम कंकाल की बात कर रहे हैं और कंकाल तंत्र का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कंकाल तंत्र का कार्य क्या होगा, हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी का जो पोजीशनिंग है, जो चलना है, उठना है, बैठना है, गति करना है, मूवमेंट्स का जो कार्य है वो किसके माध्यम से हो रहा है, इसी कंकाल तंत्र के माध्यम से पूरी बॉडी का क्या होता है, गति का कार्य होता है। चलना, उठना, बैठना, सारा जो मूवमेंट्स होता है बॉडी के हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पार्ट्स के अंदर, वो सब क्या है, ये कंकाल के अंतर्गत होता है। कंकाल के मुख्य कार्य होते हैं।
है। इसके अलावा कंकाल का कार्य क्या होता है कि कंकाल जो होता है इसके साथ साथ ही क्या कार्य करता है कि जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, कोमल अंग होते हैं। सबसे ज़्यादा कोमल अंग क्या है हमारा, ये शरीर का सबसे ज़्यादा कोमल अंग होता है हमारा ब्रेन। मस्तिष्क जो होता है, और मस्तिष्क किस में सुरक्षित रहता है, ये स्कल खोपड़ी में सुरक्षित है, अंदर सेफ है। इसका मतलब क्या हुआ, कोमल अंगों को सुरक्षित करना, उनको प्रोटेक्शन देना और उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो कर रहे हैं कोमल अंगों को, वो कौन कर रहा है, वो कंकाल तंत्र का कार्य है। साथ साथ ही ये हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं, सहारा प्रदान कर रहे हैं। यदि कंकाल तंत्र हमारी बॉडी का आप कर सकते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि जिस वक्त हमारा हड्डी यहाँ से फ्रैक्चर होती है और मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट होता है और वहाँ से इसका ये हट जाता है, तो सारा देने का कार्य हट गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हड्डियों का ये ढांचा है, ये हमारे शरीर को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से मैं खड़ा हुआ हूँ, या आप चल रहे हैं, या आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, सारा जो मूवमेंट्स हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, इसी कंकाल तंत्र के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से हमने बात की कि कंकाल तंत्र है और इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने बात की उपास्थि के अंतर्गत क्या जमा रहता है, क्या डिपोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से क्या होता है, संचित भंडार क्या हो गया, कंकाल तंत्र इसका क्या हो गया, संचित भंडार हो गया। इसके अलावा कंकाल के अंतर्गत क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं हड्डियों की, तो इसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है और उन बोन मैरोस के अंदर आप जानते हैं अच्छी तरह से ब्लड कार्पसल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन का कार्य होता है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करना इसका किसका कार्य हो गया, कंकाल तंत्र का एक कार्य होता है। अब हम बात करते हैं कि आप जान सकते हैं कि अस्थियां और उपास्थि की जो हमने चर्चा की है, तो उपास्थि कहाँ मौजूद होती है, तो उपास्थि की यदि हम बात कर रहे हैं तो उपास्थियां जो मौजूद होती हैं वो ईयर पिंडा में, आप जानते हो ये एक अवशेषीय अंग है। ईयर पिंडा में क्या होते हैं, आप देखो ये बिल्कुल लचीला होता है, नासिका का जो अग्रभाग होता है ये कंठ होता है, ये श्वास नली होती है, यहाँ पर ये उपास्थि पाई जाती हैं। ये जो रिब्स होती हैं हमारी पसलियाँ जो होती हैं, पसलियों के जो सिरे होते हैं, इन सिरे पर भी क्या पाई जाती हैं, कार्टिलेज की ही बनी ही होती हैं। इसके अलावा यहाँ जॉइंट्स होते हैं, जिन जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स कर सकते हैं आसानी से, आप समझ लीजिए वहाँ क्या है, कार्टिलेज मौजूद है। जहाँ हम एक दिशा में ही मूवमेंट्स करते हैं वहाँ कार्टिलेज मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ हम इनको फ्लेक्सिबली मूवमेंट दे सकते हैं वहाँ कार्टिलेज मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके मुख्य दो भाग होते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल, जिसको हमने बोला है एक्साइल या एक्सियल स्केलेटन, और दूसरे को नाम दिया हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल जो होता है वो क्या होता है, शरीर के लंब एक्सिस के सारे होता है, शरीर का जो लंब होता है उसके सारे या दीर्घ एक्सिस में क्या है, उपस्थित रहता है। जिसके अंतर्गत क्या आती है, संरचनाएं आ रही हैं, हमारा हेड आता है, हमारा ट्रंक आता है, धड़ वाला हिस्सा आता है। इसके अतिरिक्त क्या आती हैं, स्कल आता है जिसको हमने कपाल या खोपड़ी बोला है। इसके अतिरिक्त उपास्थि या उरोस्थि आती है। इसके अलावा रिब्स आती हैं, मेरुदंड आता है और कंटिका अस्थि हायोइड वर्ण होती है, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत। दूसरा हम बात करते हैं एपेंडिकुलर या अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधी कंकाल की हम बात कर रहे हैं। इसके वैसे तीन मुख्य भाग होते हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे अनुबंधीय कंकाल के। इसमें कुछ मेखलाएं होती हैं, लिम्स होते हैं, और इसके अतिरिक्त उनकी कुछ गिडल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्स हैं, शाखाएं होती हैं। जैसे हमारे अग्रपाद की अस्थियां होती हैं, हमारे हैंड्स की अस्थियां हैं, हमारे लेग्स की जो बोन्स हैं वो आती हैं इसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त गिडल्स होती हैं, जैसे अंश मेखला है, पेल्विक गिडल है, प्यूबिक गिडल है, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त क्या है, एपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है इसके अंदर मध्य कर्ण के अंदर जो अस्थियां मौजूद हैं, जो एक कर्ण के अंदर देखिए मध्य कर्ण में तीन अस्थियां हैं, मेलस है, इनकस है और स्टेपीज होती हैं, वो प्रेजेंट रहती हैं। वो भी किसका हिस्सा है, एपेंडिकुलर स्केलेटन का ही हिस्सा होती हैं। अब बात करते हैं हम कपाल की, स्कल की। तो स्कल क्या होता है, जब हम कपाल की बात कर रहे हैं, ये कपाल का हिस्सा है,
ठीक है, ये कपाल है, स्कल। और स्कल में क्या सेप है, ये ब्रेन को क्या कर रहा है, सुरक्षित करने का कार्य करता है। ये सिर की हड्डियों का ढांचा है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कंकाल क्या है, सिर की हड्डियों का ढांचा होता है। और ये ढांचा कैसा होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये C1 होती है। कुछ स्ट्रक्चर किस प्रकार की हो सकती है, हम स्कल की बात कर रहे हैं। स्कल में क्या होती है, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनके माध्यम से एक दूसरे की क्या होता है, आपस में फ्यूज रहता है। इनको हम बोलते हैं C1। इनके द्वारा ये आपस में क्या रहती हैं, फ्यूज्ड रहती है। जब हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन में क्योंकि 206 हड्डियां टोटल मनुष्य के शरीर में पाई जा रही है, इनमें से 80 जो बोन्स हैं वो किसका हिस्सा होती हैं, एक्सियल स्केलेटन बाह्य कंकाल का हिस्सा होती हैं। और बाह्य कंकाल क्या है, ये लंब एक्सिस जो होता है शरीर का, उसके अंतर्गत जो पूरा संरचना आपको दिखाई दे रही है वो सब अक्षीय कंकाल का हिस्सा होती है। इसके साथ साथ जब हम स्कल की बात कर रहे हैं, इस करोटी की बात करते हैं। करोटी में कितनी है, टोटल बोन्स 22 होती है। उन 22 का भी क्या होता है, अलग अलग डिवीजन होता है। मुख्यतः इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। इनमें सबसे पहले होती हैं, मुख्यतः 2 भाग हैं इसके। स्कल के भी मुख्यतः कितने भाग हो गए, स्कल के मुख्य भाग होंगे 2, खोपड़ी या करोटी जिसको बोलते हैं हम, उसके मुख्य भाग हो गए 2। इसके मुख्य जो 2 भाग हैं उनमें पहला है क्रेनियम और दूसरा है फेशियल बोन्स या आननी या चेहरे की अस्थियां। ठीक है, क्रेनियम की जब हम बात कर रहे हैं, क्रेनियम क्या होती है, क्रेनियम जो होता है इस स्कल का मुख्य पार्ट होता है। यहाँ हम बात कर रहे थे, ये कितनी अस्थियां होती हैं इनके अंदर, क्रेनियम का जो निर्माण होता है वो 8 अस्थियों से मिलकर के होता है। कितनी अस्थियां होती हैं, 8 होती हैं। जब हम फेशियल या चेहरे की अस्थियों की बात कर रहे हैं कि हमारे चेहरे पर कितनी हड्डियां हो सकती हैं, इस चीज़ का हमें कई बार ध्यान नहीं होता है कि चेहरे पर अस्थियां कितनी होती हैं। चेहरे पर टोटल अस्थियां होती हैं कितनी, 14 अस्थियां चेहरे पर पाई जाती हैं। इसके बारे में ये सारी चीज़ आपको दिख रही है। मुख्यतः जो पार्ट होते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसको हम जारी रखेंगे कि जब हम मनुष्य के कंकाल तंत्र को जानते हैं तो सर्वप्रथम स्कल हो गया, खोपड़ी या करोटी हो गया। उसके बाद यहाँ आपके जो कंधे की अस्थि होती है, उस कंधे के पीछे का जो पार्ट होता है, जो चौड़ा पार्ट है, उसको बोलते हैं स्केपुला। और जहाँ गड्ढेनुमा जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं क्लेविकल। यहाँ हमारा ये कंधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये हड्डी जो ये संरचना निकली हुई है हमारी भुजा की, अग्रभुजा की, इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। रिब्स केज या बक्ष पंजर जो होता है, थोरेसिक वाला हिस्सा, आप जानते हैं बक्ष वाला हिस्सा, यहाँ क्या है, यहाँ पसलियाँ मौजूद हैं। ये पसलियाँ हैं टोटल। और इन पसलियों के अंतर्गत क्या है, पसलियाँ जो होती है आपस में अटैच होती हैं, किसके माध्यम से है अटैच, स्टर्नम की संरचना के माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, इसके बाद ये श्रोणि मेखला का पार्ट आता है, ये अंश मेखला का पार्ट होता है। ऊपर का पार्ट अंश मेखला का है, नीचे का पार्ट श्रोणि मेखला का है। इसका हम वर्गीकरण है वो आगे की क्लासों में जानेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हैंड्स पर, यहाँ पर आ गए तो ये जो पार्ट होता है, ये जो बड़ा पार्ट होता है वो रेडियस का होता है। और जो पीछे की तरफ की हड्डी होती है हैंड्स में, जो आगे की तरफ होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका रेडियस। और जो दूसरी तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, वो पार्ट होता है किसका, अल्ना का। रेडियस और अल्ना ये हमारे हाथ की अस्थियां होती हैं। इसी प्रकार से हम करते हैं थाइस बोन का नाम है, क्या नाम, थाई बोन है, इसको बोलते हैं फीमर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ घुटने की अस्थि है, इसका नाम दिया है पटेला। और जो हमारा लेग्स होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। मुख्य जो पार्ट होता है, जो ऊपरी तरफ होता है वो टीबिया होता है, अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो फिबुला होता है। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बातचीत करेंगे। इसी में इस प्रकार से क्या होती हैं, ये टार्सल होती हैं, यहाँ ये जुड़ी रहती हैं। हमारा जहाँ एंकल जुड़ा होता है वो पार्ट होता है टार्सल बोन्स का, उससे आगे मेटाटार्सल्स होती हैं। और आगे क्या होती हैं, ये अंगुलास्थियाँ बोलते हैं, जहाँ हमारे अंगूठे और उंगलियाँ होती हैं। इस प्रकार से हैंड में होती हैं, इनको बोलते हैं कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। आज की क्लासेस के लिए इतना। आप ये सारी जानकारी जो मैंने दी हैं इसको ध्यानपूर्वक समझें, सुने। धन्यवाद।